तो फ्रेंड्स, आजकल चेक बाउंस के जो केसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और आजकल कई बार चेक बाउंस के जो केसेस हैं वो झूठे भी फाइल किए जाते हैं। कंप्लेनेंट के पास कोई भी एविडेंस नहीं होता कि उसने आपको कब पैसे दिए, कैसे पैसे दिए, किसके सामने दिए, किस मोड में दिए। लेकिन कंप्लेनेंट के पास सिर्फ आपका चेक होता है और वो उस पर कुछ भी रैंडम अमाउंट लिख के, जैसे कि वो कहता है कि 4-5 लाख रुपए इसने मुझसे लिए थे और वो उसने मुझे वापस नहीं दिए, वो पैसे उतारने के लिए इसने मुझे चेक दिया था और वो चेक जब मैंने लगाया तो वो बाउंस हो गया, तो इसकी लीगल लायबिलिटी बनती है और वो चेक बाउंस का केस फाइल कर देते हैं। तो अब इसी चीज़ को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक लेटेस्ट जजमेंट में रियलाइज़ किया है और इसके बारे में बताया है कि किन किन कंडीशंस में, कौन सी सिचुएशंस में हम चेक बाउंस के केस को मानेंगे और कौन सी कंडीशंस में हम चेक बाउंस नहीं मानेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बताया है कि चेक बाउंस के केसेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कंप्लेनेंट के पास होने चाहिए जिससे ये प्रूफ हो कि उसने ये पैसे दिए थे और चेक बाउंस का जो केस है वो बनता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी जजमेंट के बारे में जानेंगे और सारी कंडीशंस जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके ऊपर भी चेक बाउंस का केस हुआ है तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम आ सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जिस केस में इस लॉ पॉइंट को डिस्कस किया गया है उसका नाम है श्री दत्तात्रेय वर्सेस सरनप्पा। 7 अगस्त 2024 की ये लेटेस्ट जजमेंट है। तो फ्रेंड्स, अब हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। अब इस केस में कंप्लेनेंट का कहना होता है कि मैं एक्यूज्ड को पिछले 6 सालों से जानता हूं और इसके साथ मेरे फ्रेंडली रिलेशंस हैं, जिसके चलते ये मेरे पास 2 लाख रुपए उधार लेने के लिए आया अपनी किसी फैमिली नेसेसिटी और अकोमोडेशन के लिए। तो फैमिली रिलेशंस के चलते मैंने इसको एक फ्रेंडली लोन दिया 2 लाख रुपए का, जो कि इसने कहा था कि मैं 6 महीने के अंदर वापस कर दूंगा। और 6 महीने के बाद जब मैं इससे पैसे लेने के लिए गया तो इसने एक के बाद एक एक्सक्यूज मुझे दिए और लास्ट में इसने मुझे एक चेक दिया और ये कहा कि अगर मैं ये चेक अपने बैंक में लगाऊंगा तो ये डेफिनेटली इन कैश हो जाएगा। लेकिन जब मैंने ये चेक अपने बैंक में लगाया तो ये जो चेक है वो बाउंस हो गया, वो भी इनसफिशिएंट फंड्स के रीजन से। जिसके बाद मैंने एक्यूज्ड को एक लीगल नोटिस भेजा, जिसके बाद जो एक्यूज्ड है वो उस लीगल नोटिस का रिप्लाई भेजता है और कहता है कि ये सारे फॉल्स एक्यूजेशंस मेरे ऊपर लगाए गए हैं, ऐसा कोई भी चेक मैंने आपको नहीं दिया था। जिससे कंप्लेनेंट सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, वो अंडर सेक्शन 200 ऑफ CRPC एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करते हैं कोर्ट में चेक बाउंस की। इसके बाद ट्राई कोर्ट में ये केस चलता है, जहाँ पे कंप्लेनेंट का कहना होता है कि मेरे पास ये चेक है, इस चेक के ऊपर एक्यूज्ड के साइन है, इससे ये साबित होता है कि एक्यूज्ड की लीगल लायबिलिटी बनती है और उसने मेरे ये पैसे वापस करने हैं। लेकिन वहीं एक्यूज्ड का कहना होता है कि यहाँ पे कोई भी एविडेंस नहीं है कि इसने मुझे पैसे दिए, कब दिए, कैसे दिए, और इसके पास चेक के अलावा कोई भी डिटेल नहीं है और ये जो चेक है ये मैंने इसको दिया ही नहीं था। मैंने तो 2012 में कोई मल्लिका अर्जुन को चेक दिया था और जिसके बाद वो उसने मुझे चेक वापस नहीं किया और वो गाँव भी छोड़ के जा चुका था। उसको एज अ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैंने एक चेक दिया था और जो ये कंप्लेनेंट है इसको मैंने कोई भी चेक नहीं दिया है। इसके बाद ट्रायल कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड कोई भी एविडेंस नहीं आता है जिससे ये साबित हो कि कंप्लेनेंट ने एक्यूज्ड को पैसे दिए थे। वो कोई भी प्रूफ ऐसा नहीं दे पाता है, जिसके चलते जो ट्रायल कोर्ट है वो एक्यूज्ड को एक्विट कर देती है। लेकिन जो कंप्लेनेंट है वो इससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और वो जाते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है उसी को माना जाता है, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी ये कहना होता है कि ऑन रिकॉर्ड कोई भी ऐसा एविडेंस कंप्लेनेंट शो नहीं कर पाया है जिससे ये साबित हो कि उसने एक्यूज्ड को 2 लाख रुपए दिए थे। जिसके बाद जो कंप्लेनेंट है वो जाते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे कंप्लेनेंट का कहना होता है कि इसने मुझे 2 लाख का चेक दिया था और वो चेक बाउंस हो गया है और उस चेक के ऊपर जो साइन है वो भी कंफर्म हो गए हैं कि जो चेक पे साइन है वो अक्यूज्ड के हैं। तो सेक्शन 139 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो प्रिजम्पशन दी गई है कि कोई पर्सन अगर किसी को चेक देता है तो ये कोर्ट ये मान के चलेगी कि ये किसी ना किसी लीगल लायबिलिटी को उतारने के लिए इस चेक को दिया गया है और इस केस में ये प्रिजम्पशन बनती है।
तो हाई कोर्ट का एक्यूज्ड को एक्विट करना बिल्कुल ही गलत है। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों साइड के आर्गुमेंट सुने, इस केस के फैक्ट्स को देखा और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चेक बाउंस के केस में 139 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत एक प्रिजम्पशन होती है, जिसके चलते कोर्ट को ये मान के चलना होता है कि अगर किसी पर्सन के पास कोई चेक है तो वो किसी ना किसी लीगल लाइबिलिटी को उतारने के लिए ही दिया गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस प्रिजम्पशन को रिब्यूट नहीं किया जा सकता। जो एक्यूज्ड है उसके ऊपर ये बर्डन होता है कि अंडर सेक्शन 118 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट उसको इस प्रिजम्पशन को रिब्यूट करना होता है, और अगर वो ऐसा कर देता है तो जो कोर्ट्स हैं वो एक्यूज्ड को एक्विट कर सकती हैं। और ऐसे हमने बहुत से केसेस देखे हैं जिसमें कंप्लेनेंट आता है कि मेरे पास ये चेक है, ये बाउंस हो गया है और मेरे साथ चीटिंग हुई है। लेकिन अगर आप किसी को इतना बड़ा अमाउंट देते हैं तो उसके लिए आपको कुछ प्रूफ भी रखना होता है, जैसे कि आपको ITR में उस अमाउंट को शो करना होता है। इसके अलावा आपको कोई एविडेंस देना होता है जो ये शो करे कि आपने एक्यूज्ड को पैसे दिए थे, चाहे उसमें अगर आपने कैश दिया था तो किसके सामने दिया था, या फिर अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की है तो बैंक स्टेटमेंट या फिर NEFT RTGS की जो स्टेटमेंट है वो आपको लगानी होती है। लेकिन इस केस में कोई भी एविडेंस नहीं है और कंप्लेनेंट की जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें भी केस में काफ़ी सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। पहले तो कंप्लेनेंट ने कहा कि मैंने फ्रेंडली लोन जो है वो अक्यूज्ड को दिया था, लेकिन क्रॉस में उसने कहा कि ये जो अमाउंट है मैंने एज अ सिक्योरिटी पर्पस के लिए दिया था। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो चेक बाउंस के केस में आपको प्रूफ करनी होती है कि आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी थी कि आप एक्यूज्ड को 2 लाख रुपए दे सकते थे। और इस केस में फाइनेंशियल कैपेसिटी को शो करने के लिए कंप्लेनेंट ने कोई भी ITR भी नहीं लगाई थी। मान लो कि अगर आप ITR फिल नहीं करते हैं और आप ये कहते हैं कि मैंने 10 लाख रुपए किसी को दिए थे और उसके एवज में उसने मुझे चेक दिया था जो कि बाउंस हो गया था, लेकिन सिर्फ कहने से ये नहीं माना जाएगा, आपको ये प्रूफ भी तो करना पड़ेगा कि आप 10 लाख रुपए दे सकते थे और आपने वो 10 लाख रुपए कैसे दिए। इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं शो हो पाया था, तो इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी एक्यूज्ड को एक्विट कर देती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी चेक बाउंस हुआ है तो आपको क्या करना है कि कंप्लेनेंट से उसकी ITR मंगानी है कि उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं थी। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट्स मंगानी है, और अगर कैश दिया है तो किसके सामने दिया है ये सब आपको एक कंप्लेनेंट से पूछना है। और अगर आप चेक बाउंस के केस में कंप्लेनेंट है तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको चेक के पीछे रीजन ऑफ पेमेंट लिखना है, प्रॉपर आपको सारी चीज़ों का ट्रैक रखना है। जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है, NEFT के थ्रू किया, RTGS के थ्रू किया है, बैंक के थ्रू किया है, तो आपको उसकी स्टेटमेंट रखनी है। और अगर आपने कैश दिया है तो किसके सामने दिया है वो भी आपको एविडेंस अपने पास रखना है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।